अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेडलाइंस। मैं हसन इफ्तिखार लेकर आया हूं आपके लिए दिन भर की खास खबरें। सबसे पहली खबर तो है इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर शंदाना गुलजार साहिबा और शहरियार आफरीदी साहब पीटीआई के रहनुमा हैं, उनको मिल गया है बहुत बड़ा रिलीफ। आपको बताते चलें कि जो ये दोनों रहनुमा हैं, इनको 9 मई के जो वाकयात थे उनकी प्लानिंग और उसमें लोगों को इश्ताल दिलाने और इस किस्म की हरकतें करने पर गिरफ्तार किया गया था। इनको फिर अदालत से रिलीफ मिल जाता था, उनको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता था। आज उनके वकील ने जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार साहब को बताया कि 7 दफा ऐसा वाकया हो चुका है कि इनको हम गिरफ्तारी से रिहाई दिलवाते हैं तो ये पुलिस फिर गिरफ्तार कर लेती है। इस वक्त वो दोनों जो है वो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर की सेक्शन 3 जो है उसके तहत गिरफ्तार थे। पुराना कानून है, कानून का मकसद ये था कि शहरों के अंदर जो है फसाद होने से रोका जाए और इसलिए इन लोगों को प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिया जाता है जिनके बारे में ये खतरा हो या खदशा हो कि वो कोई इंतशार फैला सकते हैं या वो कोई इस किस्म की हरकतें कर सकते हैं जिससे अमन अमान का मसला पैदा हो सकता है। तो दोनों जो रहनुमा हैं, शंदाना गुलजार साहिबा और शहरियार आफरीदी साहब, उन दोनों के ऊपर यही केस था। और लेकिन जो आज समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं उन्होंने पूछा कि कौन सा वाकया था 8 मई का जो वाकया है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो प्लानिंग थी उसकी आपके पास क्या सबूत है। उन्होंने जो मौके के ऊपर एसएचओ था उससे पूछा कि भाई आप बताएं कि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन थी। तो उन एसएचओ साहब ने फरमाया कि मैं तो उस वक्त यहाँ पर एसएचओ था ही नहीं, कोई और एसएचओ थे, कोई एसएचओ थे ही नहीं उस वक्त एक्चुअली उस थाने के अंदर, किसी के पास एसएचओ का चार्ज नहीं था। मैंने उसके बाद चार्ज संभाला है। बाबर सत्तार साहब को जब एसएचओ से जवाब नहीं मिला तो उन्होंने कोशिश की कि वो टीपीओ से जवाब लेने की कोशिश करें। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी यही कहा कि जी मैं तो बाद में आया हूँ, मुझे भी इस बारे में नहीं एग्जैक्टली पता कि ये सारा वाकया है क्या। तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो है वो काफी इरिटेटेड हो गए सारी बात के बाद और उन्होंने फिर ये कहा कि देखें, आप लोगों को कानून को फॉलो करना है, कुछ सबूत रखने हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, ये सारा कुछ जो है किसी को गिरफ्तार करने के से पहले ये सारी चीजें जरूरी हैं। तो उन्होंने रिलीफ दे दिया दोनों को, शहरियार आफरीदी साहब को भी, शंदाना गुलजार साहिबा को भी, कि इन दोनों को जो है फौरी रिहा कर दिया जाए। लेकिन साथ उन्होंने कुछ कंडीशंस भी रखी है। कंडीशनल उनकी है रिहाई। कंडीशन जो है उन दोनों के ऊपर वो की है। पहली कंडीशन के वो दोनों जो है वो इस्लामाबाद की हदूद से बाहर नहीं जा सकते और दूसरी जो उन पर कंडीशन आयद की गई है वो ये है कि वो सोशल मीडिया और दूसरा जो ट्रेडिशनल मीडिया है उसके ऊपर कोई किसी किस्म की कोई बयानबाजी नहीं करेंगे जब तक कि इस केस का फैसला कंप्लीट वाला नहीं आ जाता। दो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि उन दोनों को जो है रिहाई तो मिल गई लेकिन उनके ऊपर कुछ पाबंदियां मिलेंगी। इसी तरह इस्लामाबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने उनको भी कहा कि अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस बात को इंश्योर किया जाए कि ये दोनों जो हैं ये आज़ाद रहें, इनको दोबारा किसी तरीके से गिरफ्तार न कर लिया जाए जिस तरह माजी में होता रहा है। मैंने आपको बताया कि 6-7 दफ़ा उन दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने डायरेक्ट किया है इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन को, डीआईजी इस्लामाबाद को, डीसी इस्लामाबाद को कि अब आपकी जिम्मेदारी है, अब आप पे ओनस है कि इन दोनों की प्रोटेक्शन की जाएगी, इन दोनों को हिफाजत में रखा जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि ये दोनों किसी सूरत भी दोबारा गिरफ्तार ना हो जब तक कि ऑब्वियसली केस का वो बाबर सत्तार साहब फैसला नहीं करते। इसके अलावा जो इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी इस्लामाबाद है, एसएसपी पुलिस है इस्लामाबाद के, उनके खिलाफ भी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसने कहा है, दिया है कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करेगी। और तौहीन अदालत की कार्रवाई की रीजन ये है कि अदालत उनको बारहा कह चुकी है, पहले भी अदालतों की तरफ से जब रिलीफ मिलता रहा इन दोनों को, शंदाना गुलजार साहिबा को और शहरियार आफरीदी साहब को, तो बार बार पुलिस जो है वो उनको गिरफ्तार करती रही। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से तो आज काफी ज्यादा अच्छी खुशखबरी मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों रहनुमाओं को और हुकूमत के लिए। कम से कम जो हुकूमत ना सही ब्यूरोक्रेसी उसके लिए बहुत बड़ी खबर है कि उनको कहा गया है कि आपकी जो हरकत सकनात हैं इसके बाद अब आप पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर तो अदालती अहकामात ना मानने की वजह से डीसी साहब के ऊपर या एसएसपी साहब के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाती है तो फिर एक प्रेसिडेंट बन जाएगा और उस प्रेसिडेंट को ऑब्वियसली लाहौर हाई कोर्ट भी इस्तेमाल करेगी, दूसरी जगहों पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये ब्यूरोक्रेट्स के लिए बात ऐसी है, तशवीशनाक बात है उनके अपने लिए कि अगर तो वो जो भी ऑर्डर्स उनको जहाँ से भी मिल रहे हैं अगर उनको फॉलो करते हैं तो उनको तौहीन अदालत का सामना करना पड़ेगा जिसकी उनको सजा मिलेगी और ऑब्वियसली उनका जो ब्लेमिश हो जाएगा करियर का रिकॉर्ड। तो ये बात अब देखने वाली है कि जो पुलिस अफसरान हैं क्या वो हुकूमत के जो ऑर्डर्स हैं वो मनोन मानेंगे या वो इस जो फैसला है बाबर सत्तार साहब का उसका सहारा लेकर ऐसे काम करने से, इलीगल काम जो है वो करने से इनकार करते हैं। दूसरी खबर है इस्लामाबाद के बाद हम चलते हैं अटक। इमरान खान साहब के बारे में। इमरान खान साहब से अटक की जो जेल है उसके अंदर एफआईए की टीम ने मुलाकात की है, उनका इंटरव्यू किया है, बेसिकली उनसे तफ्तीश करने गए थे। तफ्तीश किस सिलसिले में हो रही है? तफ्तीश हो रही है साइफर को गुम करने के लिए और साइफर को ऑब्वियसली फिर बाद में लीक करने के लिए। इमरान खान साहब का इल्जाम ये है कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि उनको एज वजीर आजम दिया गया था, एक ऐसा राज, एक कौमी राज था उनके दिल में, उनके पास उस कागज की सूरत में, जो कि कानूनी तौर पर वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। एक्चुअली जो वजीर आजम का ओहदा संभालते वक्त वो हल्फ उठाते हैं उसके अंदर भी वो ये बात का अदा करते हैं कि कोई चीज भी जो
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज प्रीमियरशिप, अगर वो वज़ारत उज़्मा के दौरान उनके पास कोई ऐसी चीज़ आएगी जो कि खुफिया होगी और जो ऑब्वियसली उस सीट पर बैठे होने की वजह से उनको वो एक्सेस होगा इन्फॉर्मेशन का, तो वो उस किसी पर अफशा नहीं करेंगे, किसी को वो राज नहीं बताएंगे, किसी को वो चीज़ नहीं देंगे। तो इस वक्त तो वो खुद एडमिट कर चुके हुए हैं कि वो एक साइफर की कॉपी जो थी वो अपने घर ले गए थे, जो कि वो नहीं लेके जा सकते थे, कानून इस बात की इजाज़त नहीं उनको देता था, और ना सिर्फ वो अपने घर ले गए बल्कि बकौल उनके कि वो जो कॉपी थी वो अब गुम भी गई है। अब हैरानी की बात यह है कि एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, ये कोई छोटा पेंसिल नहीं थी या इस किस्म की कोई चीज़ नहीं थी जो कहीं रखकर वो इमरान खान साहब भूल गए हों। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था और सीक्रेटिव डॉक्यूमेंट था। उसकी डॉक्यूमेंट की लीक होने से पाकिस्तान का जो सारा फॉरेन ऑफिस का कम्युनिकेशन है, उसके जो कोड्स हैं, ये सारे भी लीक हो सकते हैं, क्योंकि अगर तो वो ऑफिशियल कॉपी थी साइफर की और उसका कोई ट्रांसलेटेड वर्जन नहीं था तो उसके अंदर तमाम जो सारी चीज़ें थी वो मौजूद थी। तो इमरान खान साहब ने वो कैसे घुमा दी। इमरान साहब का ये क्लेम है कि उनसे गुम गई, लेकिन फिर हमने देखा कि अमेरिकी एक जो वेबसाइट है द इंटरसेप्ट, उसके पास वो साइफर के तमाम मुबैना तौर पर टेक्स्ट मौजूद था। उन्होंने अपनी खबर भी छापी जिसके अंदर उन्होंने सारी कहानी बताने की कोशिश की, अपनी साइड ऑफ द स्टोरी जो भी थी, इमरान खान साहब की साइड जो स्टोरी लगती थी वो मुर्तज़ा साहब ने जो वहाँ से की। तो अब सवाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एफआईए के लिए पैदा हो गया है कि एक तरफ एक शख्स है, साबिक वज़ीर आज़म है, वो कहता है कि एक साइफर कॉपी मैं घर ले गया था और साइफर कॉपी मुझसे गुम गई। और फिर होता ऐसे है कि उसके एक साल बाद, सवा साल बाद एक अमेरिकी अखबार है जिसके जो रिपोर्टर साहब हैं वो इमरान खान साहब से काफ़ी शगफ भी रखते हैं, वो इमरान खान साहब को पाकिस्तान के लिए निजात दहिंदा भी समझते हैं। तो ऑब्वियसली फिर उनके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के साथ ताल्लुकात भी होंगे। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के जो सहाफ़ी इमरान खान साहब से मोहब्बत रखते थे, उनमें से भी बहुत सारे जो हैं वो इंटरसेप्ट के जो सहाफ़ी हैं उनके साथ उनके रवाबित हैं। खैर ये तो दरोगोई से काम ले रहे हैं। मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग, कुछ शख्स जो अगर इमरान खान से मोहब्बत करता है तो उसको किसी और सहाफ़ी की ज़रूरत नहीं है, ये वो खबर शाया करने के लिए वो खुद ही काफ़ी होता है। तो अब हुआ ये कि उन्होंने वो सारा कुछ मानो कर दिया। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बन जाती है कि एक ऐसा साइफर जो कि इमरान खान साहब से गायब हुआ, उसकी और कॉपीज अपनी हर जगह पे मौजूद हैं, फॉरेन ऑफिस वालों के पास अपनी कॉपी है, ऑब्वियसली इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी उसकी कॉपी आती है, उनके पास जो कॉपी है वो भी अपनी जगह पर मौजूद है। इमरान खान साहब वाली कॉपी घूम गई है और वो फिर अमेरिकी अखबार में छप गई। तो इसके ऊपर एफआईए जो है उसने इमरान खान साहब के ऊपर केस दायर कर दिया है। ऑब्वियसली इमरान खान साहब के सपोर्टर्स कहेंगे कि ये फिर इमरान खान साहब को विक्टिमाइज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कि एक ऐसा शख्स जिस पर कानून ने ये जिम्मेदारी डाली थी कि वो कुछ चीज़ें जो है वो सीक्रेट रखेगा, अपने ज़हन में, अपने दिल में राज छुपा कर रखेगा, अगर वो राज अफशा करना शुरू कर देता है, ना सिर्फ अफशा कर देता है बल्कि उसकी कॉपियाँ जो है वो अमेरिकी अखबारों को भी बांटना शुरू कर देता है, तो क्या उसके साथ विक्टिमाइजेशन हो रही है या नहीं। एफआईए ने जो है उनके ऊपर केस दायर कर दिया हुआ है। एफआईए की जो एक टीम है उन्होंने अपने जेल के अंदर जाकर कैंप जेल सुप्रिटेंडेंट थे उनके ऑफिस के अंदर इमरान खान साहब से ऑब्वियसली तफ्तीश भी की, इमरान खान साहब से सवालात भी पूछे। और अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि एफआईए का ये जो केस है शायद इमरान खान साहब के जो है गले का एक और फंदा बन सकता है। इमरान खान साहब पे पहले ही बहुत सारे केसेस हैं। नैब उनका जो केस है अलकादर ट्रस्ट वाला, उसको भी चलाए बैठी है, उसके ऊपर भी हियरिंग्स हो रही हैं। वहाँ पर भी जो जज बशीर साहब हैं, ऐसा नहीं लगता कि वो ज़्यादा देर लगाएंगे फैसला देने में। तो इमरान खान साहब की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और मेरा अपना ख्याल है कि 9 मई की तरह इमरान खान साहब ने ये एक और सेल्फ गोल कर लिया, ये साइफर को अमेरिकी अखबार को लीक करके। और मेरा ख्याल आने वाले दिनों में उनको इसकी भी होगा और इसकी भी ऑब्वियसली सजा भी मौजूद है। ना सिर्फ इसकी कुछ सिविल प्रोसीडिंग्स हैं बल्कि इसकी क्रिमिनल नौयत की भी उनके खिलाफ सजा होगी। और ऑब्वियसली इमरान खान साहब जो है शायद उनका जेल का जो दौरानिया है वो मजीद बढ़ जाएगा। आज के दिन की जो आखिरी खबर है वो बड़ी अफसोसनाक है। फैसलाबाद का इलाका जड़ांवाला जो है, फैसलाबाद से बोले का इलाका जड़ांवाला, वहाँ की खबर है। वहाँ पर आज जो है क्रिश्चियन कॉलोनी के ऊपर कई 100 लोगों ने हमला कर दिया और वहाँ पर जो है उनके चर्चेज को जला दिया, नजर आतिश कर दिया गया। कई लोगों के घरों को भी नजर आतिश किया गया, उनके सामान और फर्नीचर को निकालकर आग लगा दी गई। इस सब के पीछे रीज़न ये थी कि कुछ 2 ऐसे ईसाई हैं जिनके ऊपर एलिजिडली तौहीन रसालत का इल्ज़ाम है कि तौहीन रसालत का, तौहीन कुरान पाक का नाउज़ुबिल्लाह, उन्होंने जो है जो कुरान पाक है उसके सफ़ों के ऊपर कुछ पेन से कुछ नाज़ेबा अल्फाज लिखे जो कि उनको नहीं लिखने चाहिए। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान है, ये इस्लामिक रिपब्लिक है, यहाँ पर मुसलमान जो है उनके जज्बात को ठेस पहुँचाने की किसी को कोई इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन इसी के साथ साथ ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के अंदर कावानीन मौजूद हैं, तौहीन रसालत हो या कुरान पाक की हो या सहाबा कराम की तौहीन हो, उसके बारे में सजाएं कानून के अंदर दर्ज हैं। पाकिस्तान की जो रियासत है वो उस कानून को बड़ी सीरियसली लेती है, लोगों को ट्रायल किया जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में जबकि कानून मौजूद है और रियासत जो है वो उनको सजा देने के काबिल भी है और वो ऑब्वियसली कानून के अंदर कहती भी है कि इस बात का इकरार भी करती है कि उनको सजा दी जाएगी, ऐसी सूरत हाल में मॉब वायलेंस जो है उसको किसी तौर भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और स्पेशली जबकि जो क्रिश्चियंस थे उनके जो चर्चेज जलाए गए, उनकी इबादत गाहें हैं, मुसलमानों को जनरली हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये हिदायत भी है कि दूसरे जो मज़ाहिब हैं उनकी इबादत गाहों की
आप लोगों ने इज्जत करनी है, तकरीम करनी है, ताकि वो भी बदले में आपकी इज्जत और तकरीम कर सकें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उस पर अमल करने की ज़रूरत है। पाकिस्तानियों को अपने जो जज्बात हैं उनको कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। इस वाक़े के अंदर भी मसाजिद के लाउड स्पीकर से ऐलान किया गया। अब यकीनन इस सारी बात की तो इंक्वायरी होने की ज़रूरत है कि वो जो ईसाई थे दोनों, उन्होंने क्या गलत काम किया या नहीं किया। ऑब्वियसली अगर उन पर इल्ज़ाम लग रहा है और उन्होंने गलत काम किया तो उनको ज़रूर सज़ा होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ही पाकिस्तान के अंदर रहते हुए मुसलमानों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो दूसरे क्रिश्चियंस हैं या जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं उनकी इबादतगाहों की भी थोड़ी सी हमें तकरीम रखनी चाहिए, जहाँ पे हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अपने कुरान पाक की और अपने मसाजिद की तकरीम चाहते हैं, वहीं पर हमें दूसरों की भी करनी चाहिए। अगर किसी शख्स ने गलत हरकत की है तो उसके लिए उसकी कम्युनिटी को जिम्मेदार ठहराने की जरूरत नहीं है। सारी की सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने तो कोई तौहीन रसालत नहीं कर दी थी, या उस इलाके के सारे जो क्रिश्चियन थे उन्होंने तो उसमें कोई रोल प्ले नहीं कर दिया था। यकीनन गंदे जो लोग होते हैं वो हर माशरे में मौजूद होते हैं, और इसी तरह के कुछ अगर इन्होंने गलत हरकत की है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का कानून मौजूद है, उनको सख्त सजाएं देनी चाहिए, और ऑब्वियसली कानून के अंदर लिखा हुआ है कि इसकी बहुत ज्यादा सख्त सजा है। तो मामला जो है वो पुलिस के हाथ से बाहर हो गया था। तकरीबन 200-250 के करीब लोग थे जिन्होंने हमला किया। काफी देर तक ये मामला चलता रहा। इवेंचुअली वहां पर रेंजर्स को बुला लिया गया है अमन अमान कायम रखने के लिए, पुलिस की मदद करने के लिए, और इस वक्त जो है इलाके में मामला कुछ ठीक हो चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं दोबारा इस बात को रिपीट करना चाहूंगा कि किसी सूरत भी मॉब वायलेंस को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हमें एज मुसलमान अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि दूसरे लोगों की इबादत गाहों को भी हम उतनी ही तकरीम, कम अज़ कम उतनी ना दें, लेकिन कम अज़ कम इतनी तकरीम जरूर देंगे जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमारी इबादत गाहों को या हमारे मुकद्दस किताबों को दें, कुरान पाक को दें, और इसी तरह दें। और एज ए मुसलमान तो जनरली भी आप तमाम जो हैं मज़ाहिब उनकी आपको, स्पेशली जो इब्राहिमिक रिलीजन्स है उनकी तो आपके ऊपर लाजिम किया गया है कि आप उनकी करें। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि रियासत जो है उसको भी कार्रवाई करनी चाहिए अगर ऐसे शख्स जो हैं जो इस किस्म की फसाद करने पर मुलव्विस हैं दोनों तरफ से। अगर दोनों जो ईसाई लोग हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये गलत हरकत किया है और ये इल्ज़ाम साबित हो जाता है, तो पुलिस की कस्टडी में, पुलिस तफ्तीश कर रही है, इल्ज़ाम साबित हो जाता है, तो उनको भी हर सूरत में सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, ताकि जो मुस्तकबिल में लोगों को पता हो कि जो अगर गलत काम करता है तो उसको सजा दी जाती है, ताकि लोग कानून अपने हाथ में ना लें। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह से मुलाकात होगी कल एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे असर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।